ऑन द तो अब इसमें हम लोग अब बहुत कम पेजेस हैं, अबाउट 10 पेजेस बचे हैं, उसमें से 4-5 पैसेज थोड़ा सा हम लोग बुक ऑफ गॉड्स, इसमें इलियन में 9 बुक्स हैं और 9th बुक इनकम्प्लीट है या पेपर्स लॉस्ट हो गए, नोबडी नोज, क्योंकि ये पेपर्स या तो बड़ौदा आते हुए पौंडीचेरी लॉस्ट हुए हैं, बट दे बीन लॉस्ट. तो इसमें बुक 8 हम लोग पढ़े थे लास्ट टाइम, बुक ऑफ द गॉड्स. अब उसमें बस एक पैसेज पढ़ेंगे विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. कि पहले तो उसमें शेरविंद ये कन्वे कर रहे हैं कि धरती पर जो घटनाएं होती हैं वो देवताओं ने ऑलरेडी उसको पूर्व निर्धारित कर दी है. लेकिन अक्सर ये आता है कि देवता किस आधार पर घटनाओं को निर्धारित करते हैं. नॉर्मली हम लोग भगवान का एक्शन समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है. अच्छे लोग सफ़र करते हैं, अच्छा भला राज्य था ट्रॉय का, उसको धूल धूसरित कर दिया, ऐसा क्यों करते हैं और किस प्रकार से वो एक्ट करते हैं. इसका बैकग्राउंड क्योंकि ये था कि सियूस जो उनके जो प्रधान देव हैं, हमारे इंद्र के समान हैं, देवताओं के राजा, उन्होंने फरमान जारी कर दिया, आदेश दे दिया है सब देवताओं को जो उनके अधीन है कि अब तुम सब लोग ये जान लो कि मेरा निर्णय ये है कि ट्रॉय को नष्ट होना है, वे हारेंगे, इसलिए तुम लोग अब उनको छोड़ दो, उनकी प्रार्थनाओं को अपने हृदय में मत आने दो, और वो जब इंसेंस ऑफर करते हैं तो उसको अपने नाक से दूर कर दो. इट्स अ वेरी ह्यूमरस वे ही पुट्स इट. क्यों? क्योंकि मैंने ये निर्णय कर लिया है कि ट्रॉय को नष्ट होना है. अब ट्रॉय को क्यों नष्ट होना है? एक बड़ा वैभवशाली साम्राज्य था. उसका कारण ये बताते हैं कि जो विश्व विकास की जो गति है वो एकांगी नहीं हो सकती. ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग तो अंबानी की तरह बहुत बड़े बड़े घर बना के रह रहे हैं, बाकी सब स्लम्स में रह रहे हैं. कुछ मनुष्य हैं जो एलीट हैं. पहले एक समय था ना, जातिवाद इतना ज़्यादा था, तो कुछ एलीट ब्राह्मण और क्षत्रिय, लेकिन बाकी लोग साधारण थे. तो वैसा नेचर स्वीकार नहीं करती है. कुछ समय के लिए करेगी, लेकिन बाद में वो सबको नीचे खींचेगी ताकि सब एक साथ विकसित हो सके. उसी प्रकार से एक व्यक्ति के अंदर एक भाग विकसित है, बाकी भाग विकसित नहीं है, तो नेचर खींचेगी ताकि वो सब पार्ट्स एक साथ मिल करके ऊपर जा सके. तो कहते हैं ये कारण है कि ट्रॉय तो बहुत विकसित है हर प्रकार से, सौंदर्य में, आर्ट में, साइंस में, उनके इंटेलेक्चुअल थॉट में, इन सब में विकसित है, शक्ति में, लेकिन आसपास सब के सब सैवेजेस हैं. ये कैसे है? ऐसा नहीं होगा. तो एक बार ट्रॉय नीचे गिरेगा, सब एक बार समाप्त होके फिर से जो स्टार्ट होगा, तो मिल करके जो सभ्यता उठेगी वो एक बड़ी सुंदर सभ्यता होगी. तो दैट इज व्हाट ही सेज. अब इसमें जो बैकग्राउंड है कि एथनी जो रीजन की और बल की देवी हैं, हमारे यहाँ समझो कि जैसे दुर्गा हुई, महेश्वरी और महाकाली का एक लोअर प्लेन्स पे रिफ्लेक्शन, और दूसरी ओर अपोलो हैं जो स्पिरिचुअल साइट के देवता हैं. अब अपोलो सपोर्ट कर रहे हैं किसको? ट्रॉय को, एंड ही कैन गिव स्पिरिचुअल साइट विच इज ग्रेटर, और एथनी रीजन, रैशनल थिंकिंग. तो सियूस कहते हैं अपोलो तुमको हारना होगा और एथनी को अब राज्य करेगी. तो बड़ा विचित्र लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअल साइट तो ग्रेटर है, रीजन इज लोअर. तो रीजन की एज क्यों आ रही है? एथनी राज्य करेगी मतलब मनुष्य लोग सडनली रैशनल हो जाएंगे और स्पिरिचुअल साइट उनके अंदर समाप्त हो जाएगी. तो यहां पर वो एथनी को कहते हैं सियूस कि मैंने तुमको अब राज्य दिया है एथनी, तुम इस धरती पर राज्य करो. तो एथनी देख रही है कि खेल क्या है. तो एथनी जो बोलती है ये 7-8 लाइन, सियूस I see and I am not deceived by thy words in my spirit. मैं देख रही हूं तुम्हारा खेल क्या है. तुम मुझे चढ़ाओ मत बहुत कि अब अपोलो चला जाएगा और तुम राज्य करोगी. We but build forms for thy thought while thou smilest down high over our toiling. Even as men are we tools for thee who are thy children and dear ones. All this life is thy sport and thou workest like a boy at his engines. कहते हैं आप जैसे हम लोग मनुष्यों को यंत्र बनाते हैं, सियूस, हे इंद्र, तुम हम देवताओं को यंत्र बना के
प्रयोजन कर रहे हो, इतना ही है बस. दिस टू आई नो, तो मैंने क्या देखा है, दिस टू आई नो, जो तुम बता रहे हो कि मैं अब अपोलो की जगह राज्य करूंगी, वो तो मैंने देखा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं, दिस टू आई नो दैट आई पास प्रिपेयरिंग द पाथ्स ऑफ अपोलो. मनुष्य भी अपोलो के राज्य के लिए तैयार नहीं है. एक कैसेंड्रा थी जो देख पाती थी, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता था उस पर. तो कहते मनुष्य तैयार नहीं है, तो मुझे उस अपोलो के ही लिए जाकर तैयार करना है धरती को. और तुम कह रहे हो कि अपोलो हार जाएगा, पीछे चला जाएगा और मैं राज्य करूंगी. बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारी बात, लेकिन इसके पीछे प्रयोजन मैं जानती हूं. एंड एट द एंड एज ए सिस्टर एंड स्लेव एंड ब्राइड आई मस्ट सोजोन. जब मेरा काम समाप्त हो जाएगा, फिर से अपोलो आएगा और मुझे उसकी बहन, उसकी दासी और उसकी सहधर्मिणी बन करके साथ में रहना. ये मुझे पता है कि ये तुम खेल खेल रहे हो. नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि रीजन शुड बी ए सिस्टर ऑलवेज टू दी स्पिरिचुअल साइट, नहीं तो व्यक्ति भ्रमित हो सकता है. तो इवन अध्यात्म दर्शन जो लोग करते हैं लेकिन अपना रीजन को खो देते हैं, तो दे मे फॉल बिलो. सो इट इज दैट्स व्हाई रीजन शुड ऑलवेज बी देयर एज अ सिस्टर. Wrapped to his coats of mystic light and unbearable brilliance, such the reward that thou keepest for my labor obedient always. मुझे पता है मुझे अंत में क्या रिवार्ड मिलने वाला है. 1000 वर्ष में राज्य करूंगी, मनुष्यों को रैशनल बनाऊंगी, तैयार करूंगी, सोक्रेटिस से लेकर वॉल्टेयर तक. उसके बाद तुम मुझे अपोलो फिर आएगा, मुझे उसकी दासी बना दोगे. मुझे पता है कि रिवार्ड क्या है मेरा. Yet I work and I do thy will, for it's mine, O my Father. फिर भी मैं सरेंडर करके जो तुम्हारा संकल्प है वही मेरा संकल्प है, वो कार्य करूंगी. सो दिस वी हैड लास्ट टाइम मिस्ड आउट, सो आई थॉट वी विल जस्ट रीड. देन कम्स लास्ट बुक, बुक 9. अब इसमें युद्ध का वर्णन है. अब ये देखो क्रिएटिव पावर जो वर्ड की. आप देखते होगे कि महाभारत का युद्ध देखा है टेलीविजन पे, ठीक है, सिनेमा में. नाउ यू सी श्री अरविंद केवल पोइट्री के माध्यम से आपके सामने युद्ध चित्रण कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स इट्स ए लिटिल इंग्लिश का ट्विस्ट एंड टर्न है, बट उसको मैं आप देखोगे धीरे धीरे करके कि कैसे वो आपके सामने लिविंग इमेज क्रिएट करेंगे. आपको लगेगा कि आप टीवी पर नहीं देख रहे हो, युद्ध के बीच में आ गए हो, एंड यू विल फील ऑल दी रश ऑफ द वार. पहले वो बताते हैं कि इस प्रकार से युद्ध चल रहा था. ट्रोजन्स आगे बढ़ते थे और कभी ग्रीक्स आगे बढ़ते थे. ये दोनों आपस में उलझे हुए थे. अब थोड़ा सा उसमें पेरिस का एक डायलॉग होता है, उसको भी हम लोग स्किप करेंगे. पेरिस पीछे से बाण चला रहा है, माने फ्रंट रैंक में नहीं है, सोल्जर्स आगे हैं, पीछे से पेरिस बाण चला रहा है सब पर. तो उसको उसका भाई हेलेमस क्या कहता है, कहता है पेरिस नॉट दस शैल दाउ स्ले एचलिस बट ओनली दाई ग्लोरी. इस तरह बाण चला के तुम एचलिस को नहीं मारोगे, अपने ही तुम ग्लोरी को समाप्त कर रहे हो. योद्धा हो तो सामने आके लड़ो. डॉस दाउ नॉट हीड दैट द विमेन शैल मॉक इन द स्ट्रीट्स ऑफ अवर सिटी, दी एंड दाई बाउ एंड दाई नंबर्स, हियरिंग द शेम ऑफ द ट्रोजन्स, डॉस दाउ नॉट फियर द गॉड्स एंड देयर हार्म्स, नॉट सो डू दे कॉम्बैट who have the awe of their deeds and follow the ways of the mighty. कहते तुम इस तरह से युद्ध लड़े हो, वापस जाओगे सारी स्त्रियां कहेंगी ये युद्ध लड़ा ट्रोजन से, और देवता भी तुमको कुपित होकर श्राप देंगे कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए. लगता है बहुत सही है, पर पेरिस की बात सुनो, पेरिस की लॉजिक. पेरिस द प्रियामिड आंसर्ड हिज ब्रदर, अपने भाई को पेरिस कहता है, हेलेनस wherefore care should I have for fame or the gods and their punishments, heeding breath of men when they praise or condemn me? Victory I ask for, joy for my living heart, not a dream and a breath for my ashes. कहते हैं बहुत अच्छी बात है, बोल दिया तुमने, मुझे वो फेम नहीं चाहिए कि मैं मरने के बाद मेरी अस्थि को लोग पूजा करें. मैं तो जीवित रह के एंजॉय करना चाहता हूं लाइफ. लुक एट द लॉजिक ऑफ पेरिस. आई वॉन्ट टू लिव. आई डोंट, मैं एचलिस के सामने चला जाऊंगा, वो मुझे सीधा मार देगा. आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट. आई वॉन्ट जॉय.
नॉट कि वो गॉड्स मुझे पनिश करेंगे, वो तो बाद में मर जाऊंगा तो व्हाट इज द पॉइंट. वर्क आई डिजायर एंड द विश ऑफ माई हार्ट एंड द फ्रूट ऑफ माई लेबर, ने let my fame be crushed into mire for the ages to spit at, but let my country live and her foes be slain on her beaches. कहते हैं मुझे इसमें कोई नहीं कि लोग कहें इसने छिप के युद्ध लड़ा, मैं उनको मार डालूं, इतना ही काफी है कि मेरा देश भी आजाद रहे और मैं भी जीवित रहूं. अब ये एक मूड है. अब जो हीरो और रादर हीरोइन पेंथेसिलिया ये युद्ध में पहुंचती है आगे, और जब वो बढ़ रही है किसको ढूंढ रही है? एचलिस को. तो एचलिस के पहले चीफटेन्स, बड़े बड़े उसके योद्धा, वो आते हैं सामने कि तुम कहाँ जा रही हो, पहले हमसे लड़ो. तो उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जीथस. अब जीथस कहता है पेंथेसिलिया को, जीथस फर्स्ट विद हिज क्राई ऑफ द कैस्केड, हरिंग फुटेड हेडलॉन्ग दैट लीप्स फॉर डाउन इन द वैली, कर्ब बट कर्ब द एडवांस ओ एमेजोन पेंथेसिलिया. भाग के पहुंचता है, कहता है पेंथेसिलिया रुको रुको. दीज आर नॉट ग्रॉसस ranks and these are not levies from Sparta. Hellas spears await thee here and the Myrmidon fighters. तुमने बाकी जो ग्रॉसस के फाइटर्स को मारा है, ये मत समझना कि हम लोग वो हैं. हम मिर्मिडॉन्स वेर द वर्स्ट काइंड ऑफ फाइटर्स, फियर्स. तो वो कहते हैं हम लोग उनमें से हैं, रुक जाओ नहीं तो तुमको क्षति पहुंचेगी. अब पेंथेसिलिया कहाँ रुकने वाली है? पेंथेसिलिया कहती है, जब सीता सामने खड़ा होता है, कहती है उसको, हु आर thou biddest to pause the horse hoofs of Penthesilea? Helene, thou in thy strength who standest forth from thy shoulders? Turn yet, save thy life, for I deem that thou art not Achilles. कहती तुम मेरे सामने खड़े हो गए हो, अभी भी अवसर है, मुड़ के भाग जाओ, क्योंकि मैं समझ रही हूं तुम एचलिस नहीं हो. जीथस दी हेलेने आई एम, अब वो परिचय दे रहा अपना. जीथस दी हेलेने आई एम एंड साइनियस एंड पिंडस माई ब्रदर्स, मैं दो भाइयों के साथ खड़ा हूं. स्टैंड एट माई ईदर साइड एंड दाउ पासेस्ट नॉट फर्दर. कहता है कि मैं, हम तीनों खड़े हैं, तुम एक कदम आगे नहीं ले जा पाओगी. लायनेस टर्न दाउ बैक फॉर दाउ कैंस्ट नॉट हियर बी ए हंटर. नाउ लुक हाउ श्री अरबिंदो इज ब्रिंगिंग द मूड ऑफ पेंथेसिलिया. Zethus and Sinus and Pindus, little you loved than your mother, who in this field that is wide must needs all three perish together, piled on one altar of death by the spear shafts of Penthesilea. Empty forever your hall shall be, childless the age of your father. तीनों भाई एक साथ आगे मेरे सामने, तीनों मर जाओगे. तुम ये नहीं सोच पा रहे हो कि उस माँ को क्या जवाब दोगे? तीनों खड़े हो गए मेरे सामने. पेंथेसिलिया उनको कह रही, लुक नाउ हाउ इज लिफ्टिंग द मूड. अब जस्ट सी, ये तो बातें हुई. लुक नाउ द सीन ऑफ द वार. एक्चुअल एक्शन श्री अरविंद पोइट्री के माध्यम से कन्वे कर रहे हैं. ट्राई टू फील द वर्ड्स. हाई शी रोज टू द स्पीयर कास्ट, पॉइज्ड लाइक ए थंडर बोल्ट लिफ्टेड. खड़ी हो गई अपने रथ में और उसने अपना स्पीयर अपने हाथ में ले लिया. हाई शी रोज टू द स्पीयर कास्ट, poised like a thunderbolt lifted, forward swung to the blow, and loosed it, hissing and ruthless, straight at the Hellenes shield, and it tore through the bronze, and groaning, butted, and pushed through the cuirass, and split the breast of the hero. उठ के उसने जो फेंका बर्छा, तो उसके यहाँ पर जो कवच था उसको चीरता हुआ छाती को उसने दो भाग में पाट कर दिया. Look at the power of these words. Can you capture it in television? Look what कोई लैंग्वेज नहीं है. रोना आता है ना, वो वीर रस, ये वीर रस का आनंद है. Then further he says, round in his car he spun, then putting his hands out before him, even as a diver who leaps from the shed of the bath to the current, launched out so headlong, struggled, sideward collapsed, then was quiet, dead on Trojan earth.
उसकी जब छाती फटी, एक क्षण को उसने हाथ हवा में फेंके, फिर कोलैप्स करता है साइडवेज एंड ही इज क्वाइट डेड ऑन द ट्रोजन अर्थ। ये पूरा सीन देखो, एक छोटा सा सीन श्री अरविंद डिस्क्राइब कर रहे हैं। बट dismay and grief on his brothers, yet alive, now seized, then rage came blinding the eyeballs। पहले तो घबरा गए कि ये हुआ क्या, एक क्षण के अंदर हमारा ये महान भाई इस तरह खत्म हो गया पेंथेसिलिया के सामने, डिस्मे एंड ग्रीफ। पर फिर क्रोध आया उनको और वो कवर्ड हो गया आईबॉल। क्यों? वो लड़ने जा रहे हैं पेंथेसिलिया से। ब्लाइंडली दे हर्ल्ड yet attained, for Ethne guided the spear shaft। एथनी इस तरफ है, तो एथनी इनके साथ है, सोचो, और वो पेंथेसिलिया के अगेंस्ट इनके स्पीयर शाफ्ट को गाइड कर रही है। डेथ लाइक ए फॉरेस्ट बीस्ट येट प्लेड विद द माइट ऑफ द वर्जिन। उधर वो मृत्यु तुल्य खड़ी हुई है। वन ऑन हर शील्ड एंड वन ऑन हर क्वेरस रैंग बट रिजेक्टेड, फेल बैक लाइक रीड्स दैट आर थ्रोन एट ए बोल्डर बाय बॉयज ऑन द सी शोर। दो एथनी ने डायरेक्ट किया कि लगा एक शील्ड पर, लगा एक कवच पर। पेंथेसिलिया ने उसको ऐसे झटक दिया जैसे कि बच्चे रीड्स लेकर प्रैक्टिस कर रहे हो सीशोर पर, उस तरह। और झटकने के बाद वो क्या करती है? शी अनमूव्ड रिप्लाइड, हर shafts in their angry succession hardly endured delay between, like trees the brothers felled to each side sank prone, so lifeless these strong ones of Hellas lay in their couch of the hostile soil, reunited in slumber as in their childhood they lay in Hellas washed by their mother। इतनी शीघ्रता से उसने उत्तर दिया 2 वर्षों से कि फर्क भी नहीं पता चला कि कब एक को लगा कब दूसरे को। 2 पेड़ किनारे जैसे गिरे, दोनों गिर गए। और श्री अरविंद आगे देखो, अब ये सब आप दृश्य में नहीं दिखा सकते हो। रीयूनाइटेड इन स्लम्बर, तीनों भाई फिर से एक हो गए। कैसे? अपनी मृत्यु की नींद में। किस प्रकार एक हुए? जैसे तीनों बचपन में। अब पैथोस, लुक ही इज कंबाइनिंग दीज 2 रसास विच वेरी डिफिकल्ट। करुणा और वीर रस दोनों को कंबाइन कर रहे हैं कि, और एक तरह से विभत्स देखा जाए तो छाती फटना। कहते हैं कि तीनों इस प्रकार से यूनाइट हुए जैसे कभी बचपन में वो माँ की गोद में लेट करके तारों को देखा करते थे। लुक दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव वर्ड। डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं? कोई मिस्टिक एक्सपीरियंस नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन वो आनंद ऑफ द बैटल। फिर वो आगे जाती है और जैसे जैसे जाती है, जैसे योद्धाओं को गाजर मूली की तरह काट रही है, उसका वर्णन है। बट इन हर स्पीड लाइक द सी और द स्टॉर्म विंड पेंथेसिलिया drove towards the ranks of the foe, and her spear shaft hastened before her, messengers whistling shrilly to death. She came like a wolfhound called by his master's voice and silently fell on the quarry। जहां जहां जा रही थी उसके पहुंचने के पहले उसके भाला, बर्छा, तीर बता रहा था मृत्यु आ रही है, मृत्यु आ रही है, मृत्यु आ रही है, और वो अपना कार्य करते जा रहे थे। व्हिस्लिंग। Hirtimus fell, Admetus was wounded, Charmidas slaughtered, Cerbis died, though he faced not the blow, while he hastened to shelter. Itylus, bright and beautiful, went down to night and to Hades. Back, ever back, the Hellenes recoiled from the shock of the virgin। धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं। कोई भाग रहा है तो पीछे से उसको लग रहा है, कोई वुंड हो रहा है, कोई स्लॉटर्ड हो रहा है। ये सब वो करती हुई आगे जा रही है। स्लेन बाय हर prowess, fierce, alarmed by the might of her helpers. Light from the hand of the virgin, the spear ran laughing at Sebes, crushed through his helmet and left him supine on the pastures of Troya. To Surabdas fell, and the blood-spitting head of Aglaron dropped like a fruit from a branch by its weight to the discus of Sambus. Iron Surenas mace had shattered the beauty of Hylas। अब ये अलग अलग योद्धा का, कोई किसी को मेस से शैटर कर रहा है, कोई किसी का सिर ऐसे गिरा जैसे कि पका हुआ क्या वर्णन करें वार का। एंड दिस इज
back, ever back reeled the Hellene, host with the virgin pursuing. Storm shot the Amazon fought, and she slew like a god unresisted. None now dared to confront her burning eyes. The boldest shuddered back from her spear, and the cry of her tore at the heartstrings. धीरे धीरे जो बोल्डेस्ट भी थे वो घबरा के भागने लगे. वो चिल्ला के जब युद्ध में आती थी तो उसके क्राई से उनके हृदय फटने लगते थे. हम लोग पढ़ते ना महाभारत में कि कृष्ण ने, अर्जुन ने गांडीव अपना केवल टंकार भरी और उनके हृदय में भय से कांपने लगा. सो दिस इज द काइंड ऑफ वार सीन श्री अरबिंदो इज क्रिएटिंग. और फिर जो भी आते हैं उनको धीरे धीरे कहती है कि मुझे एचलिस के पास ले चलो. अब एथनी देखती है कि कोई योद्धा नहीं खड़ा हो पा रहा है, तो एथनी जाके एचलिस को जगाती है. एचलिस कहीं और युद्ध कर रहा है, वो तो दूसरे मूड में है, वो भी स्लॉटर कर रहा है. तो एथनी ओपन्स द आईज ऑफ एचलिस एंड शोज हिम कि वहाँ क्या स्लॉटर हो रहा है. अचानक उसका ध्यान जाता है और वो दूर सुनता है पेंथेसिलिया की वार क्राई को. उसका वर्णन है. वी आर एट द लास्ट पेज. अब वो कहते हैं एक वेलरस नाम का योद्धा आता है और वो सबको रोकता है. तुम लोग कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, याद करो अपनी ख्याति को, यश को. सबको रोक रहा है वहाँ वेलरस आकर के. और अब उसका एक छोटा सा युद्ध उन्होंने दिखाया वेलरस का एक और योद्धा के साथ. वेलरस स्टेज यू ओ ग्रीक्स, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ हिज ग्रीटिंग. सो एज ही स्पोक he launched out his spear as a cloud hurls its storm flash. Nor from that fatal hand parted vainly the pitiless envoy, but of its bloodthirst had right. Riven through and through with the death stroke, Drus fell prone, and tore with dying fingers the grasses. Sobbing his soul fled out to the night and the chill and the silence. ड्रस के साथ वेलरस युद्ध करता है. उसका एक छोटा सा सीन है कि वो स्पीयर उठा के अपना जो फेंक के उस पर मारता है, तो वो ड्रस फॉल्स प्रोन, सीधा गिरता है धरती के ऊपर और हाथों से जो भूमि पर ग्रास है उसको क्लच करके, कि शायद कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, क्लच करके वो मरता है. सॉबिंग इज सोल, मैं युद्ध भी नहीं लड़ सका ठीक से और इसने आके मुझे मार डाला. सॉबिंग इज सोल लेफ्ट फॉर द नाइट एंड द हिट्स. फिर आगे एचनस आता है. Sharp are thy greetings, chieftain Eonan. Message for message, Echinus, son of Aids, one of the mighty in Hellas, thus returns. Let Ares judge twixt the Greek and the Eastern. Fast sped the spear, but Valorous held forth his shield and rebutted, shouting the deadly point that could pierce not his iron refusal. तो एनस आता है और कहता है तुमने इसको ड्रस को मारा, मैं तुमको मारूंगा. उठा करके फेंकता है, लेकिन ये अपना शील्ड खड़ा करके उसको रिफ्यूज कर देता है. अब वेलरस क्या करेगा? वेलरस कहता है एचनस, स्टिल दाई वांट हैज रीच्ड मी, बट अनफेल्ट इज द स्पीयर पॉइंट. वीक आर मेंस आर्म्स इट सीम्स इन हेलास. ए बॉय देयर एरिस एम्स विद रीड्स नॉट स्पीयर्स एट पास्टोरल चीजेस नॉट आयरन. कहता है ये तुमने इतना बोल करके ये फेंका था. ऐसा लगता है कि तुम्हारे देश में लोग युद्ध नहीं सीखते, वो रीड्स को लेकर के चीज जो होता है ना उसके ऊपर तीरंदाजी करते हैं. लोहे को उन्होंने कभी चीरना नहीं सीखा. यही तुम्हारे बाजू में शक्ति है कि मेरे कवच को भी चीर नहीं कर सको तुम. लुक एट द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज. जज नाउ माई स्ट्रेंथ. कहता है तुमने तो दिखा दिया ना कि मेरे कवच को भी नहीं. जज नाउ माई स्ट्रेंथ, अब मेरी शक्ति देखो. Two spears from him ran at the hearts of his foemen. Crouching Theton heard the keen death over him whistle. Aeneas, hurt in the shoulder, cried out and paused from his war lust. Echimus hurled now again and hurled with him stalwart Theton. Strong Theton missed, but Echinas' point at the helmet bit and fastened as fastens a hound on the ear of the wild boar, wroth with the cry and the hunt that goes the pack and his hunters. Look at the scene. जब इसने फेंके दो बर्छे, तो एक ने तो एक के शोल्डर को हिट किया, दूसरे मिस हुआ. तो जिसको शोल्डर हिट किया वो पॉज किया,
दूसरे ने उठा करके वापस फेंका तो उसका जो स्पीयर है इसके वेलरस के हेलमेट में लगा। अब वो कैसा लगा, श्री अरविंद डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाउंड, जो शिकारी कुत्ता एक जंगली सुअर के पीछे पड़ जाए, उसके कान को पकड़ ले तो सुअर भाग रहा है, ये उसके कान को पकड़े नोचने के लिए। मतलब दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि वो हेलमेट में लगा तो सब अनबैलेंस्ड हो गया। दिस इज द इंप्रेशन। Valorous frowning tugged at the heavy steel, yet his right hand smote at Aeneas. Him he missed, but valiant Theton sat back dead in his seat, and the chariot wild with its coursers. कि उसने उफ क्या आ गया सिर पर, स्टील को एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से बर्छा उठा के फेंका, तो एनियस पर फेंका, एनियस तो मिस हो गया, वो बैठ गया। पीछे थ्रेटॉन उसका भाई खड़ा था, उसको लगा और वो डेड। और वो जैसे ही गिरा, वो जो घोड़ा था, रथ था, ऐसा इम्बैलेंस हुआ, वो भाग गया लेकर के उसको युद्ध क्षेत्र से। नाउ दिस सीन Shobinda is describing through this hexameter. Now look at the beauty and power of the language. Unfortunately, this remains incomplete. अब वॉलरस को भी मरना है, but while yet Walrus strove with the shaft, obscured and encumbered, Aeneas sprang down swift from his car, and armed with his sword point, clove the Ion's neck as the lightning springs at an oak trunk, seized in the stride of the storm, and severs that might with its sharpness. Slain the hero fell, his mighty limbs the spirit, mightier please released to the gods, and it rose to the heavens of the nobles. तो जब ये हुआ, वेलरस ने उसको मारा और वो रथ भाग गया, इतने में एनियास बहुत बड़ा हीरो था, इसे ही वॉज ए रियल हीरो, ये सब तो छोटे मोटे थे। वो अपने रथ से कूदा, तलवार लेके पहुंचा और उसके एक उसमें वेलरस के सिर को धड़ से अलग कर दिया, शार्प पॉइंट। और श्री अरविंद कहते हैं वो गिरा, उसकी माइट तो थी वेलरस की, उस माइट से भी ज्यादा उसकी माइटी स्पिरिट निकल करके स्वर्ग को आरोहण होती है। आ रहा है ना, महाभारत याद आ रहा है ना, महाभारत में ऐसा वर्णन है युद्ध का। बैक ही लीप टू द कार, ट्रायम्पेड ओवर डेथ एंड इट्स मीनेस। एनियस वापस अपने रथ में बैठ गया और कहता है, लाई देयर वेलरस, किंग ऑफ द ईस्ट, विद इंपीरियल ट्रोआ, 6 रिच फीट ऑफ हर सॉइल शी गिव्स दी फॉर काउच ऑफ द न्यूप्टियल्स, रेस्ट देन, टॉक नॉट अगेन ऑन द वे विद द हीरोज ऑफ हेलास। कहते हैं वेलरस, अब चुपचाप वहां तुम विश्राम करो, 6 फीट की जमीन मैंने तुमको दे दी है वो एंजॉय करने के लिए, आगे कभी हेलास के हीरो के साथ युद्ध क्षेत्र में बात मत करना। लुक एट दी वीर रसी इज कन्वेइंग लास्ट फ्यू लाइन्स, बिकॉज दैट इज द रेस्ट ऑफ द बुक 9 इज मिसिंग। अब इसमें लास्ट होता है कि एचलिस को पता चलता है एंड ही इज टर्निंग टुवर्ड्स देम। नाउ बाय द अनअर्थली हॉर्सेज neared and the might of Achilles. Then from the Hellenes, who heard the noise and cry of their coming, lifted eyes dismayed, but saw the familiar war car, saw the heaven-born steeds, and the helm unconquered in battle. तो ये सब तो तितर बितर हो रहे थे पेंथेसिला के सामने। उधर वो अचानक देखते हैं एचलिस आ रहा है, और एचलिस भी आश्चर्य में है कि ये हुआ क्या मेरी सेना को, मैंने ये कौन आ गया है सामने जिसने मेरी सेना को धूल धूसरित कर दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा हेवन बॉर्न स्टीड्स, एचलिस तो देवपुत्र था आधा, तो जब उसने देखा, जब लोगों ने देखा कि हेवन बॉर्न स्टीड्स आ रहे हैं, क्राई वॉज ऑफ अदर होपफुलनेस। फिर से लोग हा खुशी से, उमंग से, एचलिस आया, एचलिस आया। उस योद्धा को जो अनकॉन्कर्ड था बैटल में। लाउड एज द आउटबर्स्टिंग थंडर rises over lower sounds of the storm, over the din of the battle, rose the Hellenes shout, and rose the name of Achilles. So this is where the book ends, but not the story. Story का एंड ऐसे होता है, इस पुस्तक में 100 पेजेस के ऊपर श्री अरविंद ने 1 दिन का वर्णन किया है। बुक स्टार्ट होती है उस दिन से जब एचलिस दूत भेजता है कि अगर तुम लोग चाहो ट्रोजन्स तो संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लो, मुझे केवल एक चीज चाहिए, पोलिक्सेना, जिससे वो प्रेम करता है। तुम लोग प्रेम के लिए लड़ जाओ, मैं भी प्रेम के लिए लड़ रहा हूं, गिव मी पोलिक्सेना एंड आई विल गिव यू
सेफ्टी फॉर एवर, क्योंकि एक बार मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। और वो रिफ्यूज कर देते हैं। यहाँ पर उसी दोपहर को वार्तालाप होता है सबके बीच में, और एचलिस जो अब तक गुस्सा होकर बैठा हुआ था एगेमेम्नॉन से, फिर वो कहता है मैं तो जा रहा हूँ युद्ध लड़ने, तुम लोग को आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। तो ओडिसियस सबको मनाता है कि ये समय झगड़ा का नहीं है आपस में, लेट अस बी यूनाइटेड एंड फाइट। और वो फाइट के पहले देवता भी उसी दिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, डिसाइड करते हैं। ये सब एक दिन का वर्णन 100 लाइन में है। इलियड में 8 दिन का वर्णन है। इलियड स्टार्ट होती है बुक 1 से, जिसमें वो बताते हैं बैकग्राउंड वार का, और बुक 2 से स्टार्ट होती है कि एचलिस ने वार करने से रिफ्यूज कर दिया है। क्यों रिफ्यूज कर दिया है? क्योंकि उसकी जो फ्रेंड है ब्राइसियस, उसको जबरदस्ती एगेमेम्नॉन ने अपने पास रखा हुआ है, तो एचलिस नहीं लड़ेगा। लेकिन इस बीच ट्रोजन्स बुरी तरह मार खा रहे हैं। 9 वर्ष हो गए हैं, पर वो ट्रोजन्स नहीं, ये जो ग्रीक्स हैं, वो युद्ध को जीत नहीं पाए हैं। तो एगेमेम्नॉन को सब समझा बुझा के कि ब्राइसियस को वापस करो और एचलिस को अपनी तरफ ले लो। लेकिन पहले एगेमेम्नॉन रेजिस्ट करता है। इस बीच एचलिस का एक भतीजा है पेट्रोक्लस, उसको बड़ा खराब लगता है कि मेरे चाचा नहीं लड़ रहे हैं, उनके कारण ये सारा तमाशा हो रहा है। तो वो चाचा को कुछ नहीं कहता। एक दिन एचलिस सो रहा है तो उनका हेलमेट और कवच लेकर के वो युद्ध में चला जाता है। हेक्टर सोचता है कि ये एचलिस है और युद्ध में उसको मार देता है। मारने के बाद दूसरे लोग पेट्रोक्लस के बॉडी को छीनना चाहते हैं, लेकिन उस पर भी युद्ध होता है। हेक्टर सबको मार देता है। जब वो देखता है हेक्टर कि मैंने एचलिस को नहीं, एक बच्चे को मारा है, बच्चा माने हेक्टर वाज ए नोबल फाइटर, तो उसको बड़ा दुख होता है, आत्मग्लानि होती है। लेकिन इट वाज इन मिस्टेक। जब पेट्रोक्लस का डेड बॉडी फाइनली पहुंचता है एचलिस के पास, तब एचलिस कहता है अच्छा मेरे भतीजे को मारा, मैं अब उनको नष्ट करूंगा। तो एचलिस जाता है और नरसंहार करता है, और उसी में हेक्टर मारा जाता है। सब भाग जाते हैं किले के अंदर। हेक्टर चैलेंज को, वो कहता है मैं मरूंगा बट आई विल फेस, वो मारा जाता है। और फिर उसके शरीर को 7 बार घुमाकर परिक्रमा देकर वो ले जाता है, और 7 दिन तक दाह संस्कार नहीं होने देता है। ये होमर की इलियड बता रहा हूँ। फिर इंस्पायर्ड बाय द गॉड्स राजा प्रायम जाकर एचलिस के दरबार में बहुत कुछ लेके जाता है, कहता है प्लीज ये मत करो, कंपैशन लाओ। तो अल्टीमेटली एचलिस कहता है ठीक है, अब जो होना था हो गया। वो दे देता है वापस इसकी बॉडी को हेक्टर की। इलियड भी वहां खत्म हो जाती है, इनकम्प्लीट है लाइक इलियड। लेकिन उसके आगे क्या होता है और पहले क्या होता है, वो छोटी सी कहानी, जस्ट टू समराइज 10 मिनट्स। स्टोरी का बैकग्राउंड ये है, ये क्यों हुआ ये वार बाहर से, कि एक बार पेलियस जो इसका एचलिस का फादर है, उसके दरबार में सारे देवता ये सब लोग आते हैं। सब देवताओं को बुलाता है, लेकिन एक देवी को नहीं बुलाता है। उसका नाम है एरिस। एरिस डिस्कॉर्ड की देवी है। क्षुद्र देवता जो हम लोग सावित्री में पढ़ते हैं इन द लोअर वाइटल, उसकी देवी हो, उसको इनविटेशन नहीं मिलता है। तो कहती है अच्छा। तो वो क्या करती है, 3 देवियां हेरा, एथनी और एफ्रोडाइट एक टेबल पर बैठ के अच्छे से खाना खा रही हैं। तो वो एक गोल्डन एप्पल तीनों के बीच में फेंकती है और कहती है टू द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इतना ही बोलती है कि ये एप्पल मैंने जो सबसे सुंदर लेडी है उसके लिए फेंका है। तीनों एक जगह हैं, तो तीनों कहती है तो मेरा है। अब नाउ देयर इज ए कंफ्यूजन, फाइट स्टार्ट्स। तो पेलियस कहता है अच्छा इसका निर्णय पेरिस करेगा। पेरिस भी वहाँ गेस्ट है। तो पेरिस कहता है अच्छा मैं निर्णय करूँगा। तो तीनों अब पेरिस को कहते देखो, पहले हेरा कहती है पेरिस तुम मुझे डिक्लेयर कर दो, माने ऑब्वियस नहीं होता, उसको सजेशन देते तुम मुझे डिक्लेयर कर दो, मैं तुमको यूरोप और एशिया पर एम्पायर दूंगी। पेरिस सुनता है। फिर एथनी कहती है मैं तुमको बल विक्रम शौर्य दूंगी, बुद्धि भी दूंगी। सुनता है। एफ्रोडाइट कहती है मैं तुमको ऐसा प्रेम दूंगी जैसा आज तक किसी ने नहीं किया हो। तो वो एफ्रोडाइट को चुनता है और कहता है शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब उस दिन से हेरा और एथनी डिसाइड करती हैं कि पेरिस और उसके प्रेम को समाप्त करना है। सो दिस इज हाउ एफ्रोडाइट गोज टुवर्ड्स ट्रोजन्स एंड ये दोनों उस तरफ चली जाती हैं। लेकिन ये बाहर का दृश्य है। अंदर से जो कारण ग्रीक ये ट्रोजन वार का और उसका धूल दूसरित होने का, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, श्री अरविंद ने कहा था ये 4 ग्रेट इवेंट्स में से एक था। तो ये केवल एक बाहर से जेलसी ऑफ द गॉड्स नहीं था। ये सच है कि गॉड्स भी
वो इमोशन अलग ढंग से एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक डीपर पर्पस था, और ये डिस्कॉर्ड भी भगवान का एक यंत्र बनता है। तो फिर बाद में क्या होता है, एचलिस जब शव को रिटर्न कर देता है हेक्टर के, दाह संस्कार हो जाता है, फिर से युद्ध होगा। इतने में पेरिस अपोलो से गाइडेड होकर, अपोलो भी उनकी तरफ है, पीछे से एक तीर चलाता है युद्ध के कंफ्यूजन में एचलिस के पांव पर, जहां एचलिस का वीक स्पॉट है, एंकल, और एचलिस मर जाता है। जब एचलिस मर जाता है तो सारे ग्रीक्स कहते हैं अब तो हमारे पास कोई होप नहीं है। तो ओडिसियस एक प्लान लेकर के आता है। तो वो क्या करता है, वो लोग एक काठ का बहुत बड़ा घोड़ा बनाते हैं और उसके अंदर 25 योद्धा छिप जाते हैं, और घोड़े के ऊपर लिख देते हैं टू एथनी एज ए सेक्रीफाइस। एथनी जो उनकी देवी थी ट्रोजन्स की, उनको हम यज्ञ रूप में अर्पित करते हैं। उसके बाद ये लोग सारे शिप को दूर ले जाते हैं। तो जब ट्रोजन्स देखते हैं तो कहते हैं, और अपने टेंट्स को जला देते हैं। ट्रोजन्स देखते हैं, कहते हैं ये लोग एचलिस के मरने के बाद डर गए, भाग गए। उनको विश्वास नहीं होता है। अब ये लोग क्या करते हैं, भागते नहीं हैं, पास की आइलैंड में जाके छिप जाते हैं, रात्रि का इंतजार करते हैं। तो प्लान इनका जो था, तो ये ट्रोजन्स आते हैं, दिखते हैं घोड़ा छोड़ गए इतना बड़ा, सब टेंट जला गए। घोड़े पर लिखा है सैक्रिफाइस टू एथनी। अब एथनी उनकी अपनी देवी है, तो वो लोग दुश्मन भी उसको अब ऑफरिंग दे के चले गए। तो लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग एथनी को ये घोड़ा अर्पित कर देंगे। कैसेंड्रा को डिवाइन विजन है, वो कहती है मूर्खों, ये घोड़ा अंदर आए तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। तो कहती तुम तो ऐसी बकबक करती थी, देखो सब ग्रीक भाग गए। उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। वो ले आते हैं। अब सेक्रीफाइस अगले दिन सुबह सुबह होगी, रात को सब नाचना गाना शराब वराब चल रहा है। ये 25 के 25 योद्धा, ओडिसियस और चुने हुए योद्धा निकलते हैं और गेट को अंदर से खोल देते हैं। इस बीच वो लोग तैयार बैठे थे, ग्रीक्स आते हैं और उस एक रात में स्लॉटर करके समाप्त कर देते हैं। सब मारे जाते हैं। प्रायम मारा जाता है ज़्यूस के ऑल्टर पर, पेरिस मारा जाता है, एवरीबडी इज किल्ड। तो मेनेलॉस भी, जो जिसकी वाइफ थी हेलेन, मतलब सबको मार करके वो फाइनली हेलेन के चेम्बर में पहुंचता है। हेलेन जानती है अब तो मुझे भी मारेगा, तो वो अपने आप को बेयर करके खड़ी हो जाती है। लेकिन जब मेनेलॉस उसको देखता है तो तलवार गिर जाती है और वो उसको एम्ब्रेस करता है। रीयूनाइट होके वापस चले जाते हैं। वापस चले जाते हैं तो एगेमेम्नॉन, जिसने ग्रीक्स को इकट्ठा किया था, मीनवाइल उसकी वाइफ ने, क्लाइमेंस्ट्रा ने, किसी और से शादी कर ली है। उसको लगा था ये तो आएगा नहीं, 9 साल हो गया लेकिन वो वापस आ जाता है, वो भी विक्टर, और वो राजा है सब ट्राइब्स का। तो अब क्या करे, तो षड्यंत्र करके ये पैलेस में 2 दिन भी नहीं टिकता है कि वो और उसका लवर उसको खत्म कर देते हैं, एगेमेम्नॉन को। वहाँ ट्रेजिडी है सारा। उसके बाद क्लाइमेंस्ट्रा का बेटा उसको समाप्त करता है। मतलब इट इज वन आफ्टर अनदर ट्रेजिडी ग्रीक्स की वहाँ से। इधर ओडिसियस अपने चुने हुए लोगों को लेकर के वापस आता है। अब ओडिसियस की जो यात्रा है वापस रिटर्न होकर इथाका को, वो एक दूसरी लिखी है होमर ने, जिसका नाम है ओडिसी। उसी से आता है ओडिसी, जो वर्ड यूज करते हैं एडवेंचर को। तो इट्स एडवेंचर जो बड़ा मिस्टिक है, बिल्कुल सिंदबाद की यात्रा की तरह आध्यात्मिक जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं उसमें एक आंख वाला मॉन्स्टर मिलता है, फिर 6 हाथों वाले राक्षस मिलते हैं, फिर वो एक जादूगरनी मिलती है जो शराब पिला के एक जादू की छड़ी घुमा करके पशुवत बना देती थी लोगों को। ये सब एडवेंचर हैं। तो इस प्रकार से जब ओडिसियस वापस आता है तो वो भी, पेनेलोप भी सोच चुकी है कि ये वापस नहीं आएगा। उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं सूटर, लेकिन ये भयभीत होती है कि अगर वापस आ गया, माने शी वांट्स टू गेट रीमैरिड, पर उसको लगता है ओडिसियस वापस आ गया तो छोड़ेगा नहीं किसी को। तो वो रोज एक कुछ कढ़ाई कर रही होती, बोलती कि ये जब पूरा हो जाएगा मैं शादी कर लूंगी। तो दिन को कढ़ाई करती है, रात को खोल देती है तो ऐसे चलता रहता है। तो ऐसे करके 9 साल गुजर जाते हैं, 10 साल। फाइनली जब ओडिसियस आता है, उसकी सारा एकदम वार से पूरा दाढ़ी वाड़ी वो पहचान नहीं पाती। कहता है मैं ओडिसियस हूँ, बट शी कैनॉट बिलीव। पर उसका बेटा टेलेमेकस जो 3 साल का था, 12 साल का हो गया, वो विश्वास कर लेता है। तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान के अनुसार पेनेलोप अगले दिन कहती है अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन जितने भी तुम लोग शूटर्स आए हो, योद्धा लोग, एक टेस्ट है, ओडिसियस का धनुष रखा हुआ है, उसको तुम लोग उठाओ, उस पर डोर चढ़ाओ, इतने दिन से डोर नहीं चढ़ा है, और एक 7 लाठी, एक्चुअली उसमें एक्स, उसको एक लाइन में एक छेद होगा, सेम उसमें एक तीर मारो जो पूरा उससे फर्स्ट से जाए और 7वें से बाहर निकले।
ज़्यादातर तो ओडिसियस का धनुष भी नहीं चढ़ा पाते हैं। ओडिसियस के लिए तो बाएं हाथ का खेल है, लास्ट में वो करता है और ही विंस, ही गेट्स मैरिड, फिनिशेज ऑल द शूटर्स। अब ग्रीक योद्धा विहीन हो जाता है उसके बाद। ग्रीस और ट्रोजन वार में सारे योद्धा समाप्त हो जाते हैं, एक दो बचते हैं, ओडिसियस बचता है, ऐसे दो तीन। और नेचुरली उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है ग्रीस में, 3 सेंचुरी तक कन्फ्यूजन होता है। लेकिन बाद में इस सब कन्फ्यूजन के बाद में ग्रीक में एथनी का राज, द थॉट ऑफ रीजन, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ये सब उसके बाद आते हैं। मोनार्की समाप्त हो जाती है, हर व्यक्ति फ्री है, हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, और वो ब्यूटी, आर्ट, ये सब ब्लॉसम करता है मास ऑफ ह्यूमैनिटी। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द ट्रोजन। इट्स ए हैप्पी एंडिंग।